without security and such lakhs is insecurity. Suppose you are flying from here and there is no security check on the airport, and any terrorist group takes any ammunition in the plane and hijack the plane, then yes, I'm scared about. अब तक हमको समझ में आ चुका था कि कैसे और कितनी आसानी से IC-814 को आतंकवादियों ने हाईजैक किया होगा। अरे आतंकियों को तो छोड़िए, इन लचर सुरक्षा इंतजामों में अगर कोई स्कूली छात्र भी चाहे तो प्लेन को हाईजैक कर सकता है। हमने फिर से नेपाल की सरकार को लानत भेजी। भारत के रहने वाले हों, नेपाल के रहवासी हों या फिर दूर देश इटली से यहाँ पर सैलानी बनकर आए लोग हों, नेपालगंज एयरपोर्ट पर जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम है ही नहीं, स्कैनर है ही नहीं, मेटल डिटेक्टर काम ही नहीं करते, जिस तरह से ये सब लोग दुखी हैं, डरे हुए हैं, वैसे हम भी डरे हुए हैं। डरना चाहिए भी, और दोनों देशों की सरकारों को मिल बैठकर ये तय करना चाहिए कि आखिरकार आतंकवादियों की ऐशगाह ये धरती क्यों बनती जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब हमें और आपको मिलकर तलाशना होगा। मगर लानत भेजने भर से होता भी क्या, तो हमने नेपाली सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी से इस बारे में बातचीत की। पहले तो उसने सीनियरों का हवाला देकर मना कर दिया, लेकिन जब हमने भारत नेपाल दोस्ती का हवाला दिया और उसको कहा कि हम तो दोस्ती मजबूत करने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं, तो वो बोलने के लिए राजी हुआ। उसने भी तस्दीक की, नेपालगंज हवाई अड्डे पर कोई भी स्कैनर नहीं लगा है। क्या आपको नहीं लगता कि दोनों बॉर्डर के ऊपर स्कैनर लगे हुए होने चाहिए ताकि सुरक्षा बलों को पूरा एक एक बैग खोल कर देखने में जो समय खराब जाता है वो न जाए, एक स्कैनर के अंदर से 1 मिनट के अंदर बैग स्कैन हो गया। ये तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने देखा कि जैसे नेपालगंज का जो एयरपोर्ट है, रांझा एयरपोर्ट, वहाँ पर भी स्कैनर नहीं लगा हुआ, काठमांडू में खाली लगा हुआ। तो अब आप काठमांडू से आप आ रहे हैं, स्कैन हो गया, सब हो गया, लेकिन नेपालगंज से अगर कोई व्यक्ति हथियार लेके या असला बारूद लेकर हवाई जहाज में चढ़ जाए और उसके बाद हवाई जहाज को यहाँ से किडनैप कर ले, तो किसी भी सरकार से कुछ भी अपनी शर्त मनवा सकता है। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हमारे वहाँ एयरपोर्ट में जाने से पहले 2-3 जगह हमारे यहाँ चेक होता है। पर वो मैनुअल चेक है ना सिंह साहब? नहीं, मैनुअल नहीं होता, पूरा चेक होता है। मैनुअल ही होता है, मशीन तो कोई नहीं है। मशीन तो नहीं है, मतलब पूरा देख खोल करके पूरा चेक करते हैं। तो आपको लगता है कि बिना स्कैनर के आप एक प्रॉपर सिस्टम से चेकिंग हो सकती है? नहीं हो सकता, कोई माने। स्कैनर और मशीनें होनी चाहिए ना आप लोगों के पास। तो सुना आपने, जिन कंधों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है वो कितने लाचार हैं। अपनी लाचारी को छुपाने के लिए लीपापोती भी कर रहे हैं, मगर हकीकत सामने आ चुकी थी। कहने को कुछ भी बचा नहीं था सिवाय इसके कि आतंक के आकाओं की ऐशगाह बन गई है नेपाल की जमीन, और यहाँ से भारत विरोधी गतिविधियां धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं। कैमरामैन अजय कुमार के साथ अतुल अग्रवाल, नेपालगंज, समाचार प्लस। यशपाल सिंह साहब, ये वही आशंका है जिस आशंका की बात पांडे साहब कह रहे हैं और आशंका को निर्मूल बता रहे हैं। सिंह साहब, नहीं, देखिए, 2 बातें हैं। एक तो ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि हमारे संबंध नेपाल से बहुत अच्छे रहे हैं, अच्छे रहने चाहिए भी, क्योंकि बॉर्डर की जो पॉपुलेशन है, गांव हैं, उनकी सस्टेनेबिलिटी एक दूसरे के सहयोग पे ही निर्भर करती है। तो उनका आपसी सहयोग तो जब तक नहीं रहेगा तब तक इनको रोजमर्रा के सामान ही नहीं मिल पाएंगे। रोटी बेटी का संबंध है, ये भी अपनी जगह पर सही है, ऐतिहासिक संबंध है, ये भी सही है, लेकिन जो बॉर्डर की स्थिति है वो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति पे जा चुका है। मैं उत्तराखंड के बॉर्डर की बात तो नहीं करता क्योंकि उधर की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक यूपी का सवाल है, और मुझे पूरा विश्वास है कि यही हाल बिहार और बंगाल के भी बॉर्डर पर होगा। खुलेआम कोई भी आदमी असलहा लेकर के बड़ा से बड़ा अपराधी, क्रिमिनल, आतंकवादी कोई आ सकता है, क्राइम कर सकता है, इधर से उधर जा सकते हैं। हमारे यहाँ
अच्छे अच्छे क्रिमिनल जिन पे 2-2 लाख का इनाम है, हमारे यहाँ मर्डर करते हैं यूपी में, नेपाल भाग जाते हैं, वहां पड़े रहते हैं 6-6 महीने 7-7 महीने, आसानी से चले जाते हैं। ये लोग असलहे लेके चले जाते हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स खरीद के लेके उधर से आते हैं। हम भी लेकर आए तो नहीं है, हम भी लेकर आए। हालांकि वो डमी वेपन था, इसलिए हमारे ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, लेकिन हम भी लेकर आए। तो केंद्र सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था टाइट करने के लिए एसएसबी को डिप्लॉय तो किया है और एसएसबी काफी अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से सारी समस्याओं का कि रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उस पर थ्रेडवेयर विचार होना चाहिए और विचारोपरांत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसे जितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। और जैसा कि अभी अमिताभ जी ने कहा कि अगर पड़ोसी कमजोर है तो पड़ोसी के द्वारा हम लूट सकते हैं या वो लुटवा सकता है, बिल्कुल वही स्थिति है। और नेपाल अपने आप में अगर सक्षम नहीं है, जो भी उसकी मजबूरी है, तो भारत सरकार को उसकी सहायता कर सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। कम से कम हाईजैकिंग तो बड़े आसानी से वहां से हो सकती है, किसी प्लेन की हो सकती है, जैसा कि आपने खुद ही दिखाया जी, और हुई भी है, दोबारा हो सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना संभवतः ध्यान केंद्र सरकार नहीं दे रही। जी पंत साहब, हम आम लोगों की बात नहीं कर रहे, जैसे अमिताभ जी कह रहे हैं, हम आम लोगों की बात कर ही रहे हैं। आम लोगों में रोटी बेटी का संबंध है, आम लोगों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारा पड़ोसी लालची है या पड़ोसी कमजोर है, तो इन्हीं दोनों समीकरणों का फायदा तो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका, बांग्लादेश में बैठे आतंकवादी और चीन के जो जासूस हैं वो उठा रहे हैं ना। नहीं, बात आपकी बिल्कुल जायज है अपने स्थान पर, क्योंकि हमारे जो 685 बॉर्डर पिलर हैं, उन बॉर्डर पिलरों पर हमारी चिंता का विषय तो यह है कि 264 बॉर्डर पिलर ऐसे हैं जिन पे उन्होंने डिस्प्यूट करार कर दे दिया। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है ताकि वहां के जो भावनात्मक इश्यू जनता का है वो जनता उनकी ओर हो जाए, और जो हमारे से उनका भावना जुड़ी हुई है। 1816 में जो सुगौली की संधि के माध्यम से हमारी सीमाएं निर्धारित हुई थी और उसके बाद से लेकर के 7 ट्रीटी हुई हैं और उन ट्रीटी के माध्यम से हमारे संबंध बना हुआ है। ये संबंध प्राग ऐतिहासिक कालखंड से है और ये संबंध टूट जाए, यही तो वो लोग चाहते हैं। और इस चाह को हमें अगर खत्म करना है, और वो 2002 से हमने प्रारंभ किया था, हमने वहां बॉर्डर को पूरी तरह से सजग रखा हुआ है। आज मैं जैसा कह रहा हूं कि 150 से ऊपर गांव ऐसे हैं जो गांव नेपाल से जुड़े हुए हैं, हमारे उनके संबंध उनसे हैं। हम नहीं चाहते कोई ऐसा डिस्टर्बेंस, लेकिन हमें सजग रहना होगा। अमिताभ जी की बात से मैं सहमत हूं कि वो अगर पड़ोसी अगर डिस्टर्ब है तो उससे हमें भी नुकसान हो सकता है। हमें अपनी सजगता रखनी पड़ेगी, इस बात का हम पूरी तरह से मानते हैं और इसी का अनुपालन करते हैं। जी पांडे जी, हमें तो कम से कम सतर्क होना चाहिए, हमें कम से कम सजग होना चाहिए, हमें कम से कम अपनी सीमा पर ऐसे उपकरण और ऐसी चीजें इंस्टॉल करनी चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा में खामी ना हो। नेपाल में जो हो रहा है वो नेपाल सरकार जाने। नहीं, सीमा को भी देखिए 100% तक उसको फुल प्रूफ कर देना ये इम्पॉसिबल है। जो क्लोज्ड बॉर्डर है, जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, उसमें अभी हाल में ही डीजीपी एसएफ साहब ने कहा कि साहब ये जो कैटल की स्मगलिंग है ये रुक नहीं सकती, इसको किसी तरह से रेगुलेट करना होगा। तो ये आप समझना कि एक एक इंच को हम चौकसी रखेंगे, एक एक इंच पे हम चेकिंग करेंगे, ये संभव ही नहीं है। नहीं, कैटल की स्मगलिंग और गोला बारूद और तस्करी एक खेत है, ये दूसरी अलग अलग बातें है, आधा हिस्सा नेपाल में है, उसमें आप समझें कि बिल्कुल हर समय चौकसी रहे, एक एक आदमी बिल्कुल चेक होके जाए, ये संभव नहीं है। जी, ये संभव नहीं है। वर्मा जी, तो क्या ऐसे ही प्लेन हाईजैक होते रहेंगे? तो क्या ऐसे ही आतंकवादियों की फ्री मूवमेंट होती रहेगी? क्या ऐसे ही जो फेक करेंसी है वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगाती रहेगी? आपने जितना दिखाया है हम लोग इससे ज्यादा देखते हैं और जानते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल बॉर्डर पर नहीं, कल हम और दिखाएंगे। कल जो आप जानते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारा गांव केवल 2 किलोमीटर पर है बॉर्डर से। हाँ। इसलिए रोज इसको जानते हैं। हाँ। और इन सब के बावजूद चाइना से उसके संबंध होने के कारण आज नेपाल जो भी कुछ कर रहा है उसमें बहुत कुछ हाथ चाइना से संबंध होने के बाद उसमें बढ़ ही रहा है अनवरत। हाँ। कुछ न कुछ हो ही रहा है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसमें कितना सहयोग कर रहे हैं, हमारी एजेंसी उसको कितना रोक रही है। आज की डेट में जितनी लाइन मिलती है, तस्कर जितने भी हैं,
लाइन लेके तस्करी कर रहे हैं, अच्छा अमाउंट लेकर उनको दिया जा रहा है। जानवरों की जितनी तस्करी हो रही, सब में कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का हाथ होता है। हम अपने आप यदि नहीं रोक पा रहे हैं, दूसरे पर कहने के साथ पहले हम अपने आप को तो रोकें, अपनी व्यवस्था तो ठीक करें। सबसे बड़ी बात यह है। और जहां तक उसका सवाल है, हम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अपना जो भारत का बॉर्डर है, इसमें रहने वाले लोगों को भी यदि इस दिशा में सतर्क करें, उनके संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है अलग है, लेकिन देश की सुरक्षा एक अलग मुद्दा है। इस समय SSB एक प्लान चला रही है, 10 किलोमीटर के अंदर लोगों को शिक्षित कर रही है, ठीक है, उनके बीच में रख रही है। लेकिन जितना ये सुरक्षा संबंधी विषय है, ये है केवल कहने मात्र का नहीं। देखिए, संबंध उनके तोड़े नहीं जा सकते एक बार की, खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन अपनी व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा हमको। आज जितना भी है वहां आतंकवादी पनप रहे हैं, वहां से तस्करी नोटों की हो रही है, लेकिन नोट की जो तस्करी हो रही है वो बॉर्डर पर भी तो नोट चलाए जा रहे हैं। बॉर्डर के उसमें देखिए, अभी हम तो कचहरी में बैठते हैं बहराइच में, पता नहीं कितने मुकदमे वहां से नोट के संबंध में भी। ठीक बात है, ये सारी चीजें बहुत घातक हैं इस देश के लिए, और अगर हमें सुरक्षित रहना है तो हमें अपने सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करना होगा। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी का वक्त। देखिए, कुल लब्बो-लुआब में मुझे 2 बिंदु दिखाई देते हैं। एक, जिस देश में, वह देश जो हमारा पड़ोसी है और उस देश में डंडे से हवाई अड्डे की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही हो, तो या तो हम ये तय कर दें कि भाई नेपाल से कोई जहाज भारत नहीं आएगा, तो वो डंडा भी हटा दें अपने यहां से, तो हमको दिक्कत नहीं। या तो हम ये तय कर दें कि नेपाल से भारत जहाज नहीं आएगा, तो वो डंडा भी हटा दें वहां जो उन्होंने दे रखा है अपने सिपाहियों को, तो भी हमको दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हम नहीं कर सकते, ऐसा हमको करना नहीं चाहिए। तो फिर ऐसा कोई मैकेनिज्म ढूंढना होगा नेपाल सरकार के साथ बैठकर कि भाई आप अपनी सिक्योरिटी कम से कम ऐसे महत्वपूर्ण जगहों पर तो ठीक करो। एक ये बड़ा विषय है। IC-184 के बाद इस पर चेतना चाहिए था, जानना चाहिए था। छोटा मसला नहीं है ये। जिस दिन घट जाता है IC-184 के समय मैंने बहुत शिद्दत के साथ उस पूरे प्रसंग को कवर किया एक पत्रकार के नाते। वो 1 घंटे, उस सूचना से 1 घंटे पहले तक कोई सोचता था क्या कि ऐसा हो जाएगा? क्या कोई नहीं सोचता था, लेकिन घटना घट गई तो पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मैंने देखा। प्रधानमंत्री का निवास घेर लिया, सैकड़ों लोगों के, उन जो वहां बंधक थे परिजन, उनके परिजनों ने वाजपेयी का निवास घेर लिया। एयरपोर्ट पर हाहाकार, पूरे देश में एक अजब सा माहौल। घटना घट गई। क्या पहले मुनादी होगी कि अब सावधान, अब अपहरण होना जा रहा है? नहीं ना, उसके लिए एक व्यवस्था देखनी होगी। और दूसरी बात जो मैं कहता हूं, मैं फिर उसी मूल बात को दोहराऊंगा, नेपाल से समस्या नहीं। कामाख्या की दूसरी पीठ को प्रणाम, उतनी ही श्रद्धा से, जितनी श्रद्धा से गुवाहाटी में स्थित कामाख्या पीठ को प्रणाम, जितनी श्रद्धा से बाबा विश्वनाथ को प्रणाम, उतनी श्रद्धा से पशुपतिनाथ को प्रणाम। ठीक है, लेकिन उस जमीन का उपयोग दूसरे लोग हमारे खिलाफ कर रहे हैं और आगे स्थितियां और खराब होंगी। कुछ देशों के लिए, पाकिस्तान के हमारे लिए एक स्थायी शत्रु का भाव लेके बैठा हुआ है। बांग्लादेश से भी बहुत अच्छी खबरें नहीं आती। उनके रिफ्यूजीज की समस्या हम झेल ही रहे हैं। श्रीलंका से समस्या अलग किस्म की है, तमिलनाडु में जाके देखिए तो तमिल और सिंघल का संघर्ष होता है वहां और झेलता है भारत। ऐसे में नेपाल, अस्थिर नेपाल हमारे लिए समस्याएं पैदा करता है। वो ना चाहे तो भी समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि वो जब आपका कमान ही खत्म हो गया नेपाल में, नेपाल की हुकूमत का इकबाल ही जब खत्म हो गया, तो वहां तो उसकी जमीन फ्री फॉर ऑल हो गई। कोई भी आए वहां से अपना रॉकेट लॉन्चर लॉन्च कर दे। तो ऐसा ने उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र नेपाल बन जाए हमारे खिलाफ, ये हमको मंजूर नहीं करना चाहिए। ठीक बात है। इसके लिए कूटनीतिक स्तर पर कदम होने चाहिए और अपनी सीमा पर, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि 1-1 इंच की हिफाजत नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जितनी अधिकतम चीजें हो सकती हैं कम से कम वो तो की जाए। उस बॉर्डर पर भ्रष्टाचार का जो साया है वो तो कम से कम खत्म किया जाए। ठीक बात है, ये खत्म होना चाहिए। सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पा रहा है।
पांडे साहब, अग्निहोत्री जी, वर्मा जी, यशपाल सिंह साहब, प्रकाश बंद साहब, आज के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। कल हम फिर जहां से आज हम अपना ये ऑपरेशन छोड़ रहे हैं, कल इसी जगह से और आगे आपको लेकर चलेंगे और ये समझाने की कोशिश